नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। आज हमारे साथ जाने बजाने ऑर्थोपेडिक सर्जन अशोक खंडाका जी मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। आप जान सकेंगे कि किस किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज आजकल होती हैं और उनके उपचार कैसे किए जा सकते हैं और नई तकनीकें क्या इस्तेमाल की जा रही है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। डीडी राजस्थान के दर्शकों की तरफ से सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा सर, किस किस तरह की ऑर्थोपेडिक सर्जरीज आजकल आप कर रहे हैं और ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किस तरह की चोटें या फिर कह रहे हैं इंजरीज सामने आ रही हैं और क्या उपचार आप लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, ऑर्थोपेडिक्स जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है। 30-40 साल पहले ऑर्थोपेडिक्स एक छोटी सी ब्रांच हुआ करती थी, लेकिन अब अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। ऑर्थोपेडिक्स केवल बोन्स नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स में बोन्स भी होती हैं, जॉइंट्स भी होते हैं, मसल्स होती है, टेंडन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं। तो इनसे जितनी भी रिलेटेड बीमारियां हैं वो सारी ऑर्थोपेडिक्स में आती हैं और ये सारी के सारे बीमारियां हम लोग आजकल रोज़ाना देखते हैं। पर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं फ्रैक्चर्स या ट्रॉमा, जो दुर्घटनाएँ होती हैं। दूसरी आपने बात करी स्पोर्ट्स इंजरी की, तो स्पोर्ट्स इंजरी एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। आजकल लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर लोग बाग खेलों में काफ़ी रुचि ले रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब वो खेलेंगे जो चोट लगना स्वाभाविक है। दौड़ेंगे, भागेंगे, गिरेंगे, वो चोटें तो बहुत सारी लगेंगी। तो स्पोर्ट्स इंजरी की अगर अपन बात करते हैं तो किसी भी अंग में चोट लग सकती है, शोल्डर हो, नी हो। जनरली जो एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं, जो बाहर दिखते हैं, उन एरियाज़ में ज़्यादा चोटें लगती हैं। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि जो एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर चोटें लगती हैं, आजकल स्पोर्ट्स गतिविधियां समाज में काफ़ी बढ़ी है, युवाओं में काफ़ी प्रोत्साहन हुआ है स्पोर्ट्स अपनाने को लेकर के। आप जब युवा अपना शुरुआती दौर पे करियर शुरू कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में आ रहे होते हैं, काफ़ी उनका एक पैशन होता है कि वो नेशनल इंटरनेशनल पर खेले, लेकिन चोट एक ऐसी चीज़ है जो उनके करियर के बीच एक फासला भी खड़ा कर देती है, उनके शिखर छूने को लेकर और करियर ख़त्म होने को लेकर के भी कहा जाए तो। किस तरह से एक स्पोर्ट्स पर्सन को चोट का ध्यान रखना चाहिए और कैसे खुद को तैयार करना चाहिए कि इंजरी ही ना हो? देखिए, जब स्पोर्ट्स में जाएंगे तो सबसे पहली बात है कि ही और शी शुड बी प्रिपेयर्ड। उसको ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यक है। यदि वो बिना ट्रेनिंग के जाएंगे तो चोट लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरी नॉलेज के साथ यदि वो जाएंगे तो उनकी चोट लगने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी चोटें तो लगेंगी। और प्रिपेयर्डनेस के लिए जहाँ तक बात करते हैं तो उनको रेगुलर अपना जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल है, अपने जो एक्सरसाइजेज हैं, उनको अपनाना पड़ेगा और उनकी जानकारी रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से अपनी चोटों का बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हों और डॉक्टर साहब आपसे सीधे रूबरू हों। दर्शकों को नंबर आप ज़रा नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है जिस पर सीधे आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 0141270499। दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए 014127040998। तो इन दोनों ही नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सीधे डॉक्टर साहब से ऑर्थोपेडिक इंजरीज और उनके उपचार के बारे में जान सकते हैं। अगला सवाल अब डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये होगा कि कहा यह जाता है कि ऑर्थोपेडिक्स अपने आप एक बड़ा विशाल विषय है। जिस तरह से कहा कि पूरे शरीर में जो अपना जो स्केलेटन है, कंकाल है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के किसी भी तरह का मसल को लेकर हो या फिर स्प्रेन हो या स्ट्रेन हो या बड़ी इंजरीज हो, उनका उपचार आप करते हैं। मेरा बुनियादी सवाल आपसे फिर से एक बार यही होगा कि अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग तरह की चोटें और अलग अलग तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन दिनों जब काफ़ी आधुनिकता का दौर आ गया है, मोबाइल पर पूरी दुनिया सिमटी है, शारीरिक व्यायाम कम हो गए, लोगों की गतिविधियां कम हो गई हैं, उस समय में किस तरह की बॉडी में या कहीं के कंकाल में या हमारी ऑर्थोपेडिक ढांचा जो है पूरे शरीर का, उसमें किसी तरह का डिजनरेशन देखने को मिल रहा है आपके एक्सपीरियंस में? देखिए, डिजनरेशन जो है जनरली हम इसको एज से रिलेट करते हैं, आयु के साथ। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, नेचुरली बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है। तो डिजेनरेटिव डिजीज़ तो एक अलग से एक सब्जेक्ट है जो कि हम लोग ओल्ड एज में देखते हैं। लेकिन चोट लगना या बीमारियां होना किसी भी एज में संभव है। एक जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, स्टूडेंट होता है, अडल्ट बनता है और ओल्ड एज में जाता है, तो इन सब एज में अलग अलग किस्म की बीमारियां हम लोग देखते हैं, अलग अलग किस्म की चोटें हम लोग देखते हैं।
तो सर मान लीजिए किसी को चोट, सबसे बड़ा जो बुनियादी चोट की बात करें हम, फ्रैक्चर कहा जाता है ऑर्थोपेडिक में, तो किसी खिलाड़ी को या किसी आम नागरिक को फ्रैक्चर हो तो उस स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि वो चलना फिरना और उस तरह से बाधित हो जाती है ज़िंदगी। कैसा पहला उपचार किए? मतलब आदमी की कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर होते हैं, पता ही नहीं लगते हैं और महीनों चल जाते हैं, उसके बाद पता लगता है कि बड़ी समस्या हो गई। किस तरह से लोग इसको सबसे पहले पता करें? इंजरी हो गई है तो सबसे पहले किस तरह से अपना एक्सरे करवाएं और निदान किस तरह से ले? शुरुआती उपचार के कदम क्या हो सकते हैं फ्रैक्चर की स्थिति में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे चोट छोटी हो चाहे बड़ी हो, कभी भी प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। आपके किसी बैंक में छोटा मोटा भी दर्द है तो कम से कम उसके बारे में सचेत हो जाइए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर है, कम से कम जा कर के उनको सलाह लीजिए। उसे अपने आप इलाज करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी बहुत छोटी सी जो चोट है वो भी बड़ी बन जाती है। खुद अपने लेवल पे जा कर के एक्सरे मत कराइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक्सरे गलत हो जाए। और कभी कभी बहुत छोटी सी जो चोट है वास्तव में वो छोटी भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी उसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, हम बात करें कि मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, आप गिर गए, आप खेल के मैदान में गिर गए, तो जो सबसे पहला सिम्टम तो होता है वो होता है दर्द। दूसरा हो सकता है कि आपसे खड़ा नहीं हुआ जाए, तीसरा हो सकता है आपसे चला नहीं जाए, चौथा हो सकता है कि आपका वो जो पैर है, जो अंग है, वो मुड़े नहीं, वो जाम हो जाए। तो ये जो छोटे मोटे सिम्टम्स हैं आपको पता होना चाहिए। और यदि ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आपको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में, नज़दीकी डॉक्टर के पास, हो सके तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और आगे का वो जो भी उसकी जांच है, एक्सरे करना है या अन्य जो भी जांचें हैं, वो डॉक्टर अपने हिसाब से कराएंगे और तुरंत उस बीमारी का निदान करेंगे और जो भी उसका उचित उपचार है वो आपको देंगे। बिल्कुल, एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, जो हमारा नंबर आप स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है 0141270499 2704098, इस पर आप हमसे सीधा संपर्क कर डॉक्टर साहब से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। सर मुझे ज़रा ये भी बताइए कि जैसे आपने कहा कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं होते, आप जैसे डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते, वहाँ पर फ्रैक्चर की स्थिति में लोग कई बार किसी तरह के डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाते हैं, एक्सरे करवा लेते हैं और वहीं पर एक फर्स्ट एड जैसा हो जाता है, उसी से वो उनको संतुष्ट रहना पड़ता है। तो क्या सावधानी वहाँ के लोगों को बरतनी चाहिए और क्या अब व्यवस्थाएं आप अपने एक्सपीरियंस में, अनुभव में बता पाएँ, क्या दूर दराज इलाकों तक अब फ्रैक्चर को जोड़ने को लेकर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स मौजूद हैं? किस तरह से आप देखते हैं सिनेरियो को? देखिए कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह हर किस्म का डॉक्टर, हर किस्म का स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो। जहाँ पे जो भी डॉक्टर, चाहे वो एक डिस्पेंसरी हो, चाहे वो एक पीएससी हो और चाहे कोई छोटा अस्पताल हो, बड़ा अस्पताल हो, कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो अवेलेबल होती है जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम कोई ना कोई एक डॉक्टर आजकल हर जगह अवेलेबल है। सरकारी स्तर पे, प्राइवेट स्तर पे छोटे अस्पताल, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी चोट को पहचानें और उसे इग्नोर नहीं करें। हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो जानकारी के अभाव में कई बार ऐसे लोगों से इलाज करा बैठते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है। कुछ लोग पहलवानों के पास जाते हैं, कुछ लोग जो क्वैक्स जिनको बोलते हैं या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास चले जाते हैं और वो जानकारी के अभाव में, हो सकता है वो अपनी तरफ से तो बेस्ट कर रहे हो, लेकिन उनका अच्छा इलाज नहीं हो पाता। कई बार स्थिति बिगड़ जाती है और उस वक्त वो हमारे पास में आते हैं जब उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली कोशिश है कि जो भी नियरेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर है आप उसके पास जाएं, जो भी वो ट्रीटमेंट दें। अगर उस लेवल पे वो इलाज अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को एक हायर सेंटर पे, एक अच्छे अस्पताल में, जिला अस्पताल में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या सिटी हॉस्पिटल में रेफ़र करना चाहिए, जहाँ पे कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आगे की उसकी केयर कर पाएंगे। सर ज़रा ये भी दर्शकों को बताइए, जानना भी चाह रहे होंगे कि किस तरह से ये पूरा ऑर्थोपेडिक का क्षेत्र बदला है तकनीकी लिहाज से। जब आज हम एआई के दौर में हैं तो क्या एआई और तकनीक के इंटरवेंशन में भी हो गए हैं और क्या आधुनिक तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में और किस तरह के फ्रैक्चर्स को लेकर के? देखिए, तकनीक तो आजकल इस तेज़ी से बढ़ रही है कि कोई भी जो तकनीक आज आई है हो सकता है अगले 5 साल बाद वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाए। और कोई भी क्षेत्र आजकल तकनीक से अछूता नहीं है और ऑर्थोपेडिक्स भी इससे अछूता नहीं है। एक ज़माना था जब हम लोग पढ़ते थे तो फ्रैक्चर्स का इलाज केवल एक था, वो था प्लास्टर। प्लास्टर लगा दिया जाता था, पेशेंट 3 महीने, 6 महीने, कई बार 1-1 साल तक बिस्तर में ही पड़ा रहता था। आज वो स्थिति बदल चुकी है। किसी के पास में भी इतना समय नहीं है कि वो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने अपने काम से दूर रह सके। आप सोचिए कि कोई भी जो परिवार का एक मुखिया है
जो कि उस परिवार का अर्जन करता है, पैसा कमाता है, अपने परिवार चलाता है, यदि उसको 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए घर बैठाया जाए, क्या उसकी स्थिति होगी। तो आज ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसमें कि रोगी को घर पे रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तकनीकें आ गई हैं कि आज पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आज की आज उसका इलाज किया जाता है, अगले दिन हम उसको कोशिश करते हैं, हर पेशेंट अलग होता है ऑफ कोर्स, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खड़ा हो सके और जल्दी से जल्दी अपने काम पे वापस जा सके। बिल्कुल। तो ऐसी टेक्निक्स बहुत सारी आ गई हैं। जहाँ तक आपने और तकनीकों की बात की, रोबोटिक्स आ गई हैं, AI आ गया है, तो ये सब ऑर्थोपेडिक्स में बहुत इंटरनल लेवल तक चला जा चुका है। तो हमारा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई हमने किस तरह से मोटे तौर पर इलाज की। अब मैं आपसे इस पर आऊँगा कि किस तरह से बचाव किया जाए। हड्डियों की समस्या आजकल देखा जाए तो लाइफस्टाइल से जुड़ी भी मानी जाने लगी है। किस तरह से जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, एक्सरसाइज कम हो गए हैं, खान पान को लेकर के आपको क्या लगता है कि बदलती लाइफस्टाइल और बिगड़े खान पान की वजह से हड्डियों पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हड्डियों में क्या क्या, इस तरह से अगर जनरल आम भाषा में कहें कि भाई किसी तरह की क्या कोई कमज़ोरी पैदा होने लगी है? पहले अर्ली एज में जो समस्याएं बाद में होती थी, जो बुजुर्गों में होती थी या लेट महिलाओं में होती थी, वो अब जल्दी समस्या होने लगी, खासतौर पर कमर दर्द की समस्या या फिर घुटनों की समस्या। ये आम बोलचाल में अब शामिल हो गया, किसी ना किसी तरह का युवाओं को भी तकलीफ देने लगी है। तो क्या आप मानते हैं बदलती लाइफस्टाइल का वजह से, खान पान की वजह से किस तरह से इससे बचा जाए और कैसे हड्डियाँ अपनी मजबूत रखी जाएँ? देखिए, लाइफस्टाइल का जो रोल है वो केवल ऑर्थोपेडिक्स में ही नहीं बल्कि जितनी भी बीमारियां हैं सब में है। इस कॉल पे मैं हम आप सवाल पे जाएंगे। कॉल आ गया है, कॉलर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। लाडनू से हमारे दर्शक मौजूद हैं जी, अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए। सर, मेरा नाम राजकुमार है जी। मेरे पैर के पास अंगूठा है, उसके ऊपर दर्द रहता है जी, और पैर में सूजन रहती है। जी जी राजकुमार जी, आपकी उम्र कितनी है राजकुमार जी? मेरी उम्र है 54 साल। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि 54 साल की एज में अगर आपको चोट नहीं लगी है तो काफ़ी संभावना है कि आपकी एज से रिलेटेड आपके जोड़ों में कोई दर्द हुआ हो या कोई सूजन हो। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको केवल ऑर्थोपेडिक संबंधित ही बीमारी हो, कई अन्य कारणों से भी पैर में दर्द और सूजन हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आपके नज़दीक में जो भी डॉक्टर हैं, जो भी अस्पताल हैं, वहाँ जाके दिखाएं। पर इस बीच में आप लोग जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि कम से कम थोड़ा सा आप वहाँ पे कोई सेक कर लीजिए, थोड़ा पैर को ऊंचा कर लीजिए, कोई छोटी मोटी जो घरेलू दर्द की दवाइयाँ हैं वो आप ले सकते हैं, पर इसे आप नज़रअंदाज मत कीजिए। जी, उम्मीद है राजकुमार जी आपको डॉक्टर साहब का जवाब संतोषजनक लगा होगा और जो बताया गया है कृपया उस पर आप ध्यान दें। सर, अब आप आगे जवाब दे दीजिए जो हमने जहां सवाल खत्म किया। लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल का जो रोल है केवल ऑर्थोपेडिक्स में नहीं है, जितनी भी और स्पेशलिटीज है सब में होता है। और हमारे क्षेत्र की यदि हम बात करें ऑर्थोपेडिक्स में, तो जो जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, कंधे का दर्द है, ये लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आपने बात की, बहुत सारे लोग जो हैं हम लोग देखते हैं आजकल जो वर्किंग क्लास है वो कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सेल फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, इन पे बैठे बैठे रहते हैं, कई बार 8-10 घंटे वो काम करते हैं। तो उनकी गर्दन में, कंधे में, कमर में, घुटनों में दर्द खूब होते हैं और हम लोग ऐसे पेशेंट्स रोज़ देखते हैं। दूसरी जो बीमारियां हैं जैसे आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, ये भी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। और इनको प्रिवेंशन की जो आपने बात की वो यही है कि आप जब भी काम कर रहे हैं एक प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग मत करिए, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग मत करिए, अपना पोस्चर ठीक रखिए, अपना खान पान ठीक रखिए और इन चीज़ों से बच सकता है आप लोग। ठीक है, तो खान पान को लेकर के क्या सावधानियां, एहतियात बरतने की ज़रूरत है? और जो पॉस्चर्स की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं सर, जो आजकल पॉस्चर की प्रॉब्लम, काफ़ी सिटिंग जॉब्स हैं लोगों के और दिनचर्या भी अस्त व्यस्त है, काफ़ी लोगों का वर्क फ्रॉम होम अब कोविड के बाद में एक रियलिटी बन गया, आभासी दुनिया में काफ़ी लोग वर्चुअली रिमोटली काम कर रहे हैं। उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी लंबे समय तक सिटिंग है? और दूसरा, महिलाएं भी खास तौर पे इसमें उस वर्ग में बड़ी तौर पे आती है, क्योंकि महिलाओं को कहा जाता है कि उनमें कैल्शियम की खासी कमी होती है। तो इन दोनों वर्गों का आपका क्या सुझाव है? तो सबसे पहले अपन वर्किंग क्लास की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग मत करिए, अपना पोस्चर ठीक करिए। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग मतलब दिन भर जैसे 6-8 घंटे बैठने के बजाय आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं। बीच में आप पानी का ग्लास उठाने के लिए चले गए, थोड़ा सा घूम लिए, फिर काम कर लिया।
अपना पोस्चर ठीक रखिए, बजाय इस पोजीशन में बैठने के आप लोग अपना पोस्चर इरेक्ट रखिए, सीधे खड़े होइए। कंप्यूटर पे यदि आप बहुत ज़्यादा कमर को झुका के काम मत करिए। यदि आप फ़ोन पे बात करते हैं बहुत समय तक, तो बजाय फ़ोन को यूँ लगाने के आप लोग जो आजकल हेडफोन्स होते हैं या ईयरफोन्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि बेसिकली एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी बॉडी का पोस्चर ठीक रहता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ ठीक रहती है और बहुत हद तक हम इन रोगों से बच सकते हैं। महिलाओं की जो आपने बात की ऑस्टियोपोरोसिस की, तो कुछ एज के बाद में जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उसके बाद में जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो स्वाभाविक है। जो उम्र के साथ जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो स्वाभाविक है, पर इसके अलावा जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसको हम अपने लाइफस्टाइल को बदल करके, रेगुलर एक्सरसाइज को ठीक करके, अपना खान पान को ठीक करके, इनसे अपन उन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सर, आपने ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र किया, जो गठिया जिसे हम एक तरह से कहें, और अर्थराइटिस भी जो है एक तरह से जो गठिया की बीमारी आमतौर पर आजकल काफ़ी महिलाओं में देखी जा रही है। तो बड़ा वर्ग है, आधी आबादी होती है महिलाएं, माताएं और बहनें, कैसे वो इससे बचें? क्योंकि मेनोपॉज के बाद आपने इस तरह से बताया और वृद्धावस्था में समस्या होती है, कैसे इससे बच सकते हैं? इसका मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना जल्दी से नाम बताइए और सर से सवाल कीजिए। हाँ सर, जी बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है व्यास। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरे क्या है कि मिसेज के फ्रैक्चर हुआ था पंजे में, जी। मिसेज में फ्रैक्चर हुआ था और वो ठीक भी हो गया, लेकिन अभी घुटने में, कमर में दर्द हो रहा है, खड़ी नहीं हो सकती। जी। तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, अहमदाबाद के डॉक्टर साहब, ट्यूब लिखी, एक टेबलेट लिखी थी, तो वो लगाती है, लेकिन ये बादल होते हैं, खड़ी नहीं रह पाती है। अब आपकी तरफ से क्या सुझाव है सर? ठीक है, दवाइयां आपने ली, कोई आराम नहीं मिला, आपका ये कहना है फ्रैक्चर के बाद समस्या बनी हुई है? शॉर्टली रिलीफ मिलता है सर। जी। शॉर्टली, पहले 60 साल की है मुझे। जी जी सर, आप अगर जवाब देना चाहें। देखिए, जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ आपके घुटने में और कमर में दर्द है, आपके घुटने में कमर में दर्द है, आपको कोई चोट लगी थी क्या? कॉलर नहीं है हमारे साथ, लेकिन जो सवाल ये था कि इनको फ्रैक्चर हुआ था और ये अपनी देखिए, फ्रैक्चर के बाद में बहुत दिनों तक दर्द होना एक स्वाभाविक चीज़ है, वो समय के साथ में धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन यदि उसके बावजूद आपका दर्द बढ़ा है या रेगुलर बना हुआ है, तो डेफिनेटली आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, आपको उनसे सलाह करनी चाहिए। वो पता करेंगे कि पूरे इलाज के बावजूद भी इसमें दर्द क्यों है और आपके लिए क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और यही निदान है, डॉक्टर्स के पास जाकर के पूरी इस तरह से बातचीत करके ही समाधान मिल सकता है डॉक्टर साहब। उसे नज़रअंदाज मत कीजिए प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई हड्डियों की समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सर, जो हम बात कर रहे थे आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की, ये अब काफ़ी एक समस्या देखने को मिल रही है, और महिलाओं में खासतौर पर जिस तरह से आपने उम्र का भी जिक्र किया और दूसरी समस्याओं का भी जिक्र किया। अब कैसे शारीरिक अवस्था की समस्या होना अलग बात है, लेकिन आमतौर पर वे बड़ा प्रचलन में आ गई है ये समस्या। तो महिलाओं को खासतौर पर किस तरह के एहतियात बरतने की इसको लेकर के ज़रूरत है, और जब ये अर्ली सिम्टम्स क्या हैं आर्थराइटिस के, ऑस्टियोपोरोसिस के? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में जो बेसिकली बात है वो ये कि जो अपनी हड्डियां हैं उनकी जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी, स्ट्रेंथ है जी, वो कम हो जाती है। और आर्थराइटिस का मतलब क्या है? आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट्स और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, उन जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। आर्थराइटिस बहुत किस्म की हो सकती है। जी सर, मैं पूछूंगा आपसे कितने किस्म के। एक और कॉलर है, लगातार आपसे जवाब जानने को उत्सुक हैं। जी, गुजरात से एक हमारे दर्शक मौजूद है। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछे। मेरा नाम नीतू है। जी जी, और मेरा है ना 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था हड्डी का, फ्रैक्चर की वजह से। आप कृपया अपना सवाल दोहरा दीजिए अपना। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, और नाम भी अपना दोहरा दीजिए। मेरा नाम मिसेस पेस्ता है और शासन की हड्डी का राइट पैर में हो फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ था जी, लेकिन अभी उसे दर्द बना हुआ है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा लेफ्ट लेग की जो घुटने की राइट साइड तक की जो हड्डी है ना,
उसमें पैर को मोड़ती हूँ, टॉयलेट में बैठती हूँ, इंडियन टॉयलेट पर, तो दर्द होता है उसमें। हाथ लगाती तो भी वहाँ पर राइट साइड में, लेफ्ट लेग की राइट साइड में मेरे को दर्द होता है। मैडम आपकी क्या आयु है और ये कब से समस्या है आपको? मेरी एज 60 ईयर्स है और जो सासल की हड्डी का फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ है वो 2 साल हो गया जी 2 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन जो लेफ्ट लेग की स्लीव में जो राइट साइड की हड्डी की तरफ जो दर्द होता है ना, वो मेरे को अभी जाने की दिनों से हुआ जी है। जी ठीक है, डॉक्टर साहब से अब जवाब जान लेते हैं सर। देखिए, आप बता रहे हैं कि आपके राइट नी का ऑपरेशन हो चुका है, वो तो ठीक है ना। अब यही चीज़ हो सकता है कि आपके दूसरे घुटने में भी हो रही हो। और जनरली इसमें क्या होता है, जो आपने बताया कि जो इनर सतह है, अंदर की जो तरफ है, इसमें दर्द है, तो ये जो घुटने की आर्थराइटिस होती है, इसमें हमेशा घुटने के अंदर की तरफ ही ज़्यादातर लोगों में दर्द होता है। तो इमीडिएटली आप जो है जिन डॉक्टर से आपने पहले ऑपरेशन कराया उनके पास जा सकते हैं, या किसी अन्य डॉक्टर के पास जाकर के उसको दिखाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। जी बिल्कुल, आपको लगता है, उम्मीद है जवाब मिला होगा। और डॉक्टर्स को दिखाना बिल्कुल, जो सर की सलाह है उसे गंभीरता से लीजिएगा। सर, जो हम अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, आपने बताया अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों भिन्न चीज़ें हैं। हाँ। अर्थराइटिस की आप बात कर रहे थे। आर्थराइटिस बहुत किस्म की हो सकती है। जी जो सबसे इसका जो कॉमनेस्ट फॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं, जब भी हम आउटडोर में बैठते हैं तो रोजाना 10-15 पेशेंट तो इसी चीज़ के आते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो कि बढ़ती उम्र के साथ जो जोड़ों में वेयर एंड टेयर होता है, जो उसकी वजह से होती है, वो होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, अपने घुटनों में बोन्स के बीच में एक कुशन होता है जिसको कि हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। तो धीरे धीरे उसको वियर एंड टेयर, इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस। बिल्कुल। कि जैसे अपनी एज बढ़ेगी, अपन किसी अंग को काम में लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है कि समय के साथ में कुछ पुराना हो जाए, क्षति होना कुछ घिस स्वाभाविक है। जाए। जी। और ये सबसे ज़्यादा हम लोग घुटनों में, या जो मेजर जॉइंट्स हैं, घुटने हो गए, कूल्हे हो गए, बैक हो गई, इनमें देखते हैं। जो दूसरी एक कॉमन फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रिमेटोइड आर्थराइटिस या गठिया। तीनों ऑलमोस्ट सिनोनिमस हैं। और इसमें क्या होता है कि जो शरीर के कई सारे जोड़ हैं उनको अफेक्ट करती है। फीमेल्स में ये रोग हम लोग ज़्यादा देखते हैं और ये काफ़ी गंभीर होता है जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के मुकाबले में। और इसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर आजकल इसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, नए इलाज आ गए हैं, तो ये भी नहीं है। और तीसरा जो आर्थराइटिस होता है वो होता है कॉमन, जिसको हम बोलते हैं, वो होता है इन्फेक्टिव, जिसमें कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जोड़ में इन्फ्लेमेशन हुआ है। वो हो सकता है टीबी का रोग हो या सेप्सिस हुआ हो। 3-4 कॉमन फॉर्म्स हैं। इसके अलावा गाउट होता है और बहुत किस्म के आर्थराइटिस हम लोग देखते हैं। ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस की जब बात की जाए तो सर, क्या इसकी भी कोई एक एज होती है आमतौर पर, उसके बाद होता है या किसी भी अवस्था में शुरू हो सकता है? देखिए, एक तो जो कॉमन फॉर्म है वो है एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बढ़ती उम्र के साथ होना ही होना है। 30-40 की एज के बाद में अपनी जो बोन डेंसिटी है वो नेचुरली कम होने लगती है। और जो मैंने आपको पहले बताया कि महिलाओं में भी हार्मोन्स की वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बहुत कॉमन होती है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनसे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ठीक है, तो वो रिस्क फैक्टर आप कुछ बताना चाहें किन किन की वजह से, और ख़ासतौर पर क्या सिर्फ ये महिलाओं में ही देखने को मिलता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों में भी होता है? हाँ, तो कई तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। एल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीज़ों से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। जी जी। और पुरुषों में भी क्या सिर्फ बुजुर्गावस्था में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं? बुजुर्ग अवस्था में पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में ऑस्टियोपोरोसिस देखते हैं। ठीक है सर। तो अब आखिरी पड़ाव पर है, मैं आपसे कुछ दूसरे सवाल इस तरह से जानना चाहूँगा सर कि हमने लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात की, ऑर्थोपेडिक से जो बीमारियाँ उनसे रिलेटेड बात की, बचाव को लेकर बात की। अब जो तकनीक इस वक्त पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने बताया किस तरह से तकनीक का इसमें जो समावेश हुआ है ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, आप ज़रा ये बताइए, जो ऑर्थोपेडिक है और जो अर्थराइटिस है, इसके अलावा क्या बड़ी गंभीर समस्याएं आप के एक्सपीरियंस में, आपके अनुभव में अब तक आप देख रहे हैं, और क्या बड़ी समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, जब अपन तकनीक की बात कर रहे हैं कि जो नई तकनीक आ गई है, मैंने बताया कि ऐसी तकनीक आ गई जिससे कि अपन पेशेंट्स को थोड़ा सा जल्दी खड़ा कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स हैं जिनमें कि पेशेंट को हम लोग बहुत छोटा चीरा लगाते हैं, रक्तस्राव कम होता है, पेशेंट को अस्पताल में कम रहने की आवश्यकता होती है। इन टेक्निक्स को हम बोलते हैं आजकल पिन होल सर्जरी। यानी हम लोग बहुत छोटा सा चीरा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, वो देख करके हम लोग रोड से, इसमें
इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए हैं जिनसे हम इस टाइप की सर्जरीज कर सकते हैं। और नई बीमारियों की यदि हम बात करें तो अपन ने बात की कंप्यूटर रिलेटेड बीमारियां हो गई, टेक नेक सिंड्रोम हो गया जी, कार्पल टनल सिंड्रोम हो गई, कफ टीयर्स हो गए, ये सारी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आजकल हम लोग कॉमनली देख रहे हैं। सर जो गंभीरता जो आपने पुरानी बीमारियां बताई जिस तरह से अभी अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की, और जो आजकल टेकनेक है या फिर जो आप कंधे की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, क्या इसे किसी तरह की एक्सरसाइजेज आप सुझाते हैं लोगों को उससे बचने के लिए? क्योंकि काफ़ी कॉलर्स की एक समस्या आम रही कि फ्रैक्चर हुआ, इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी दर्द बना रहा। तो जो कार्टिलेज की आपने बात की, या फिर बड़ी मान लीजिए किसी के घुटने में फ्रैक्चर हुआ या घुटना टूटा और इलाज उसका कर दिया गया, तो क्या ये ताउम्र प्रॉब्लम रहती है या फिर किसी तरह से वो वापस से रिकवर हो सकता है? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम ताउम्र नहीं होती, जनरली नहीं होती। और एक्सरसाइजेस का तो रोल हर ऑपरेशन के बाद में, हर फ्रैक्चर के बाद में रहता है। इस प्रक्रिया को हम लोग रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं जी। तो ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो उसी प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सर जाते जाते आप एक्सरसाइजेज थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को, किस तरह की 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज अपने बॉडी पोस्चर को रखने के लिए अच्छा हो सकती हैं, या किस तरह की इंजरीज़ को अवॉइड कर सकते हैं उस तरह से, और अपने वल्नरेबल ना हो हम इंजरीज़ को लेकर के या फ्रैक्चर्स को लेकर, उस तरह की क्या एक्सरसाइजेज होती है जिससे बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी रहे, जो आपने बताया, हमारे कार्टिलेज मजबूत रहें और हड्डियाँ ब्रिटल जल्दी नहीं हो? देखिए, इसके लिए मैं बहुत छोटी सी बहुत जनरल बात बताना चाहूँगा। एक तो अपने वेट पे कंट्रोल रखिए। हम लोग देखते हैं कि जो ओबीज है, जो मोटापा है, वो बहुत रोगों की जड़ है। वो हमारे ऑर्थोपेडिक्स में भी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन बात है। यदि हम खड़े होंगे तो सारा लोड अपने घुटनों पे आएगा, एंकल्स पे आएगा, हिप पे आएगा। तो पहली बात है अपने वज़न को कंट्रोल करिए। और उसके आपको सब बहुत जनरल बात है कि उसके लिए अपने खाने पीने का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिनसे कि वज़न बढ़ता है। एक्सरसाइज, जनरल एक्सरसाइज, और उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप रेगुलर वॉक कर सकते हैं। चलना अपने आप में एक ब्रिस्क वॉक्स को हम लोग सारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि यदि आप तेज़ चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी हड्डियाँ, आपकी मसल्स, आपके टेंडन्स ये डेफिनेटली मजबूत रहेंगे। कुछ एक्सरसाइजेज जो हर रोग की स्पेसिफिक होती है। मान लीजिए आपको आर्थराइटिस है तो आपको जो इसके फ्रंट मसल्स है उनकी एक्सरसाइज करनी है। यदि आपको कमर दर्द है तो आपको कमर दर्द की एक्सरसाइजेस करनी है। यदि आपको गर्दन दर्द है तो आपको गर्दन की एक्सरसाइजेस करनी है। यदि आपको शोल्डर में पेन है तो आपको शोल्डर की कसरत करनी है। यदि आपको एल्बो में पेन है तो आपको एल्बो की एक्सरसाइजेस करनी है। तो वो अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपना डॉक्टर बताएगा, आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। और सर जब भी कोई समस्या हो तो सबसे पहले डॉक्टर से बात करें, सीधे फिजियोथेरेपिस्ट या सीधे किसी एक्सरसाइज सिखाने वाले के पास ना चले जाएं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल। तो अब आखिरी पड़ाव पर हैं और अब सर कार्यक्रम का समापन का समय आ चुका है, घड़ी अब इजाज़त नहीं दे रही है। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया, सर आखिर में मैं आपसे एक संक्षिप्त में 30 सेकंड में एक संदेश जानना चाहूँगा कि कैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ आप हैं और पूरे शरीर को जो है हड्डियों पर खड़ा होता है एक तरह ढांचे पर, कैसे शरीर को हड्डियों का ढांचा मजबूत रहे ताकि लंबी आयु हो, दीर्घायु और लोग स्वस्थ रहें, क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? इसमें यही संदेश है कि अपना खान पान ठीक रखिए, धूम्रपान से, एल्कोहल से बचिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वेट पे कंट्रोल रखिए, अपना पोस्चर ठीक रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। इससे आपकी काफ़ी रोगों से मुक्ति रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, ये सर ने जो संदेश दिया कि किस तरह से आप खान पान से खुद को ठीक रख सकते हैं और एक्सरसाइज जो बुनियादी ज़रूरत है उससे आप अपने पूरे शरीर का जो एक तरह से कि एक्सिस जो होती है हमारी मेरुदंड कह लीजिए, बाकी बोन्स हमारी कह लीजिए, पूरा जो शरीर का कंकाल है उसको कैसे हम, स्केलेटन को कैसे हम हमारे बॉडी को मजबूत रख सकते हैं, हड्डियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं, उसका सर ने जाते जाते आपको जवाब दिया है। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा और आपने जो सवाल भी पहुँचाए उसका भी जवाब आप तक मिला और बाकी तमाम जो समस्याएं आपकी शंकाएं होंगी उसके सर ने पूरी तफसील से जवाब दिए हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए और कार्यक्रमों के लिए आप DD राजस्थान पर बने रहें। नमस्कार। थैंक यू मनीष जी।